देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आखिर डॉक्टर को क्यों इस मरीज को जिंदा रखने के लिए इंसानी मांस खिलाना पड़ता था? कौन थी ये मरीज और क्या हुआ था इसके साथ? तो ये जानने के लिए चलिए चलते हैं इस घटना के तह तक। उस शाम मैं अपने गहनों की दुकान पर था कि तभी अचानक मुझे घबराहट होने लगी। उस वक्त मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है, पर क्या इसका तो पता नहीं था कि इसी बीच एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया और जब मैंने कॉल रिसीव किया तो फ़ोन पर मेरी बेटी मेघा थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। इससे पहले मैं मेघा से कुछ पूछता कि तभी मेघा रोते हुए बोली, मुझे बचा लो पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके इतना बोलते ही कॉल भी कट हो गया। मैंने फौरन ही उसी नंबर पर दोबारा कॉल किया, पर अब फ़ोन ऑफ बता रहा था। इसके बाद मैंने अपनी बेटी मेघा के नंबर पर कॉल किया, जिस पर रिंग तो जा रही थी पर मेघा फ़ोन नहीं उठा रही थी। वहीं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी एक और अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। इस बार जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो मुझे धमकी देते हुए बोला कि अपनी बेटी की खैरियत चाहते हो तो मेरे अगले कॉल के आने से पहले पहले 20 लाख का बंदोबस्त कर लो। और इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। चूंकि ये कॉल फिरौती मांगने के लिए की गई थी, जिसका साफ मतलब था कि मेरी बेटी मेघा को अगवा कर लिया गया है। अब ऐसे में मुझे बिना घबराए बहुत ही सूझबूझ से काम लेना था। लिहाजा मैंने फौरन ही अपने साले साहब जिवेश को कॉल किया और सारी बात बता दी, क्योंकि एक जिवेशी था जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद कर सकता था। जिवेश को जैसे मैंने मेघा की खबर दी कि उसने फौरन ही तरुण साहे को कॉल किया, जो कि चरखरगंज के थाना प्रभारी थे, जिसके बाद मेघा की खोजबीन शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर मैं उस 20 लाख की रकम के इंतजाम में लग गया जो अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी। थोड़ी भागदौड़ करने के बाद पैसों का इंतजाम तो हो गया, पर अब उन अपहरणकर्ता का कोई भी अता पता नहीं था। मतलब कि उनका अब तक कॉल तक नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरी फिक्र और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं मेघा किस हाल में होगी। वहीं पुलिस के हाथ भी कुछ खास नहीं लगा था, सिवाय इसके कि उन दोनों नंबरों का लास्ट लोकेशन एमपी के भीमात का था, जो कि चरखर से 103 किलोमीटर दूर था। पुलिस छानबीन में लगी थी और मेरी निगाहें फ़ोन पर लगी थी कॉल के आस में। पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी कॉल नहीं आया और न ही पुलिस वालों को कोई सुराग मिला। गुजरते वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि मेघा दूर जाती जा रही है। अभी हम ऊपर वाले के भरोसे ही थे कि इसी बीच एक और अननोन नंबर से कॉल आया, और फिर जब मैंने कॉल उठाकर हेलो हेलो बोला तो उधर से कोई जवाब ही नहीं मिला। मतलब कि जिसने भी कॉल किया था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं अभी फ़ोन पर हेलो हेलो ही कर रहा था कि तभी मुझे फ़ोन पर लोगों की चीखने की सुनाई देने लगी। फ़ोन पर चीखें सुनकर एक पल को तो मेरा दिल ही दहल उठा। फिर जब मैंने उन चीखों पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो चीखें मेरी मेघा की नहीं बल्कि किसी आदमी की है। मैं अभी कॉल पर चीखें ही सुन रहा था कि तभी वो चीखें और तेज और भयानक हो गई। फ़ोन पर किसी से बात नहीं हो पा रही थी, पर इसी बीच पुलिस ने उस कॉल का लोकेशन ट्रेस कर लिया, जो कि हरिबाग कॉलोनी का था। लोकेशन के मिलते ही पुलिस वालों के साथ मैं भी निकल गया। चूंकि वो कॉल अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए हम बड़ी ही तेज़ी से उस जगह के एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं फ़ोन पर अब वो चीखें आने भी बंद हो गई थी, पर कॉल अभी भी चली रही थी। फिर जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहां पर कई मकान हैं, पर इसके बावजूद वहां गहरी खामोशी पसरी हुई थी। वहां किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी। अभी मैं अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी सामने के मकान से एक बहुत ही जोर की चीख सुनाई दी। उस चीख के सुनते मैं उन पुलिस वालों के साथ उस मकान में दाखिल हुआ। अभी मैं उन पुलिस वालों के साथ उस मकान में दाखिल हुआ था कि तभी मेरी नज़र फर्श पर तड़प रहे एक आदमी पर गई, जिसका नीचे का हिस्सा गायब था। मतलब कि उसके कमर से नीचे का भाग पूरी तरह से कटा हुआ था। उस अधमरे आदमी के चेहरे पर दहशत की छाप साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं जब हम उस मकान के और भीतर बढ़े तो वहां का नज़ारा और भयानक हो गया। दरअसल उस मकान के दीवारों पर न केवल खून के ताज़ा छींटे थीं, बल्कि जगह जगह मांस और हड्डियां भी बिखरी पड़ी थी, जिस वजह से वहां के हवा में अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जिसे देखकर पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घबराने लगे थे। पर उस वक्त मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी।
मैं किसी भी सूरत में अपनी बेटी मेघा को बचाना चाहता था। फिर इसी बीच उस मकान के एक कमरे से घसीटने जैसी आवाज आई। उस आवाज के आते पुलिसकर्मी चौकन्ना हो गए और 2 पुलिसकर्मी हथियार लिए दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुए। अभी वो 2 पुलिस वाले उस कमरे में दाखिल हुए थे कि तभी अंदर से उन दोनों पुलिस वालों की चीखने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले हम कुछ समझ पाते कि तभी उस कमरे के दरवाजे से एक पुलिस वाले का सर उड़ते हुए बाहर आकर गिरा। उस पुलिस वाले का वो कटा हुआ सर देखकर बाकी के पुलिस वाले इतनी बुरी तरह से डर गए कि उसी वक्त वो भाग खड़े हुए। पर ना जाने क्यों मैं वहीं उस कमरे के दरवाजे की ओर निगाहें जमाए खड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद उस कमरे से मेघा मेरी बेटी बाहर आई। मेघा पर नजर पड़ते ही मैं उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अभी मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक ही मेरे कदम ठहर गए। दरअसल सामने जो खड़ी थी वो मेघा ही थी, पर वो पूरी तरह से अब बदल चुकी थी और उसके आंखों की पुतलियां नीली पड़ चुकी थी और उसका पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। उसके खून से सने हुए हाथ मुंह ये बता रहे थे कि मेरी बेटी अपने होशो आवास में नहीं है। अभी मैं वहीं मेघा के करीब खड़ा उसे गौर से ही देख रहा था कि तभी मेघा धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। अभी मेघा मेरे पास ही पहुंचने वाली थी कि इसी बीच दरोगा तरुण सहाय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए उस मकान से बाहर ले आए और फिर मुझे झंझोरते हुए बोले, आप होश में तो हो? ये क्या करने जा रहे थे? मैं अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो आपका भी सर धड़ से उखेड़ देती। अभी उन्होंने यही कहा था कि मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने बिलखते हुए स्वर में कहा, वो मेरी बेटी मेघा है साहब। मेरी ये बात सुनकर दरोगा तरुण सहाय हैरान हो गए। उनका हैरान होना भी लाजमी था, आखिर मेघा बहुत बदल जो गई थी। उसके हाथ पैरों की रंगत से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मेरी बेटी है। पर दरोगा तरुण साहब को मेरे आंसू और मेरे रोते बिलखते चेहरे पर ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा। मेरी मनोदशा और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दरोगा तरुण साहब ने फौरन ही एक दूसरी टीम को बुलावा भेजा जो कि आधुनिक उपकरणों से लैस थे। टीम के मौके पर पहुंचते ही हथियारबंद सिपाही एक बार फिर उस मकान में दाखिल हुए। वहीं मैं तरुण साहब के साथ उस मकान से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था कि अब क्या होगा और क्या मेरी बेटी मेघा मुझे सही सलामत मिल पाएगी या फिर आज मैं उसे खो बैठूंगा। अभी मैं हाथ जोड़े मन ही मन मेघा की सलामती की कामना ही कर रहा था कि इतने में मकान में दाखिल हुए सिपाहियों की चीखें आनी शुरू हो गई और पल भर के भीतर ही वहां कोहराम मच गया। जो हथियारबंद सिपाही उस मकान में दाखिल हुए थे अब वो एक एक करके चीखते चिल्लाते गिरते बजरते उस मकान से बाहर आने लगे। उन सिपाहियों में से कई के तो हाथ टूटे हुए थे तो कईयों के सर से सरसर खून बह रहा था। दहशत और खौफ के साए में वो रात बीतते हर पल के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। मैं दरोगा तरुण साहब के साथ वहीं खड़ा इसी असमंजस में था कि अब हमें क्या करना चाहिए। किसी बीच अचानक ही खामोशी पसर गई, पर अभी भी कुछ सिपाही उस मकान के भीतर ही थे। एकदम से पसरी खामोशी इस ओर इशारा कर रही थी। भीतर फंसे सिपाही मारे जा चुके हैं और हमारी भी भलाई इसी में है कि हम फौरन ही यहाँ से निकल जाएं। लिहाजन दरोगा तरुण साहब ने मुझे वहां से निकलने का इशारा किया। अभी दरोगा तरुण साहब ने इशारा ही किया था कि इतने में उस मकान में से वो सिपाही किसी को खींचते हुए बाहर आए और जब मैंने गौर से देखा तो मैंने पाया कि जिसे घसीटते हुए बाहर ला रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी मेघा ही थी। मैं फौरन ही दौड़कर उसके पास गया तो मैंने पाया कि मेघा की गर्दन पर कई सारी सुइयां यानी कि इंजेक्शन गड़े हुए हैं। अभी मैं उन सिपाहियों से कुछ पूछ पाता कि इससे पहले ही वो मेघा को एक बड़ी सी वैन में लेकर वहां से रवाना हो गए। और जब मैंने दरोगा तरुण साहब से ये पूछा कि वो वैन मेघा को कहां पर लेकर गई है तो इस पर दरोगा तरुण साहब का इतना ही कहना था कि उन्हें अभी कुछ नहीं पता है। इसके बाद दरोगा तरुण साहब मुझे वापस घर छोड़कर चले गए। वहीं घर पहुंचते मेघा की माँ मेघा को ना देखकर और भी चिंतित हो गई। इससे पहले वो कुछ पूछती कि मैंने उसे दिलासा देने के लिए ये कह दिया कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेघा को उन बदमाशों के चंगुल से बचा लिया गया है और अभी वो अस्पताल में है। मेरे इतना कहने पर मेघा की माँ के मन को उस पल के लिए तसल्ली तो मिल गई, पर मुझे पता था कि अब तो मामला एक अलग ही मोड़ ले चुका है। उस रात ना तो मैं पल भर के लिए सोया और न ही मेघा की माँ। वहीं मेरा साला जिवेश थाने में बैठा रहा इस उम्मीद में कि मेघा की कोई खबर मिल जाएगी। पर 1 से 2 दिन
और 2 दिन से 1 हफ्ता बीत गया, पर अब तक पुलिस महकमे की ओर से मेघा को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जीवेश के खास दोस्त दरोगा तरुण साहब को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी मेघा को लेकर। अब ऐसी स्थिति में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। फिर ऐसे कुछ दिन और बीते और फिर एक रात जब हम लोग मेघा की चिंता में डूबे हुए थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। इससे पहले मैं उस अनजान शख्स से कुछ पूछ पाता कि उस शख्स ने मेरा नाम पूछते हुए कहा, आप पुरुषोत्तम जी हैं? जिस पर मैंने हाँ में अपना सर हिलाते बोला, हाँ क्या बात है। मेरे हाँ बोलते उस शख्स ने सामने खड़ी वैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये शख्स कौन है और मुझे अपने साथ कहाँ पर जाने के लिए कह रहा है और मुझे अपने साथ कहाँ जाने को कह रहा है। पर जब मैंने सामने खड़ी वैन को गौर से देखा तो मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये मुझे कहाँ पर ले जाने की बात कर रहा है। दरअसल ये वही वैन थी जिसमें उस रात मेघा को ले जाया गया था। लिहाजा मैं अपने साले जीवेश के साथ उस शख्स के साथ घर से निकल पड़ा। अभी हम कुछ दूरी आए थे कि तभी उस शख्स ने कहा, वो बच्ची आपकी बेटी है? उस आदमी की ये पूछते ही मैंने फौरन ही कहा, हाँ वो मेरी बेटी है। आपने देखा क्या उसे? वो ठीक तो है ना? मेरे ये सवाल करते ही उस शख्स ने बड़ी ही मायूसी के साथ कहा, नहीं और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि हरिबाग कॉलोनी के उस मकान ने आपकी बेटी के साथ वही रिश्ता बना लिया है जो आज से 8 साल पहले सूर्यकांत और उसके परिवार के साथ बनाया था। और आगे बताते हुए कहा कि सूर्यकांत उसकी धर्मपत्नी कल्याणी अपने 2 बच्चों के साथ हरिबाग कॉलोनी वाले मकान में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों से भी उनकी अच्छी बनने लगी। पर फिर अचानक ही सूर्यकांत कहीं गायब हो गए। मतलब कि अब घर पर सूर्यकांत की धर्मपत्नी कल्याणी और उनके 2 बच्चे ही नजर आते। साथ ही कल्याणी का स्वभाव भी काफ़ी अजीब हो गया था। जहाँ वो पहले पड़ोसियों से खुलकर बातचीत करती थी तो वहीं अब उसने मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो हरदम अपने हाथ में एक खून से सनी कुल्हाड़ी लिए रखते और तो और उसके दोनों बच्चे भी अजीब से बर्ताव करते थे। रात होते ही वो दोनों बच्चे छत की मुड़ेर पर बैठकर रात भर रोते, जिससे कॉलोनी वाले दहशत में आ गए। अब आलम ये हो गया था कि दिन के उजाले में भी मकान के बगल से गुजरने में लोगों को डर लगता था। और जब कॉलोनी वालों की शिकायत पर प्रशासन कल्याणी के घर पहुंचे तो कल्याणी ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उन अफसरों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। पर अब उन अफसरों को ये पता चल गया था कि कल्याणी कोई आम औरत नहीं है, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका फूला काला पेट, मुंह से बहता गंदा बदबूदार लार, उसकी नीली आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। लिहाजा एक बार फिर वो सारे अफसर कल्याणी के घर पहुंचे, पर वो इस बार पूरी तैयारी के साथ थे। और जब उसे बेहोशी के कई इंजेक्शन उसके गर्दन में मारे गए तब जाकर कल्याणी को उसके घर से बाहर निकाला जा सका। फिर जब घर की तलाशी ली गई तो कल्याणी के वो दोनों बच्चे मरे हुए मिले। उनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत हुए काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। खैर उस रात भी मैं ही कल्याणी को इसी वैन में लेकर गया था, पर तकरीबन महीने भर बाद वो सेंटर से अचानक ही कहीं गायब हो गई, जिसके बाद कल्याणी फिर कभी नहीं मिली। उसके साथ क्या हुआ था, आखिर वो क्यों इतनी बदल गई थी, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। दोस्तों उस शख्स की सारी बात सुनने के बाद मेरा और जीवेश का दिल बैठ गया था। हम नहीं चाहते थे कि मेघा के साथ भी ऐसा कुछ हो। और फिर जब हमारी वैन एक बड़े सी बिल्डिंग के आगे रुकी तो मेरी नज़र उस बिल्डिंग के गेट के पास पड़े गार्ड पर गई। हम तीनों फौरन ही वैन से उतरकर उस गार्ड के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, साथ ही उसके कानों से खून बह रहा था। और इसके बाद जब हम उस बिल्डिंग में दाखिल हुए तो हमने देखा कि उस बिल्डिंग में हर कोई ठीक उस गार्ड की तरह ही बेहोशी की दशा में पड़ा हुआ था और उन सभी के भी कानों से खून बह रहा था। फिर जब हमें कुछ लोग होश में नजर आए तो हम तीनों उनकी तरफ दौड़े और जब उनके करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उनके कानों से भी खून बहे जा रहा है। पर अच्छी बात ये थी कि वो होश में थे, पर उनके चेहरे पर एक खौफ था जिसके चलते वो कुछ बताने की हालत में नहीं थे। फिर इसी बीच वो शख्स जो मुझे और जीवेश को यहाँ पर लेकर आया था, उसने एक कॉल किया, जिसके तकरीबन 15 मिनट बाद वहाँ कुछ सफ़ेद पोशाकधारी वहाँ पर पहुँचे और उन सब बेहोश लोगों को अपने साथ लेकर चले गए। फिर इसके बाद हमें भी वापस से घर छोड़ दिया गया। फिर मैंने उस शख्स से पूछा कि मेरी बेटी मेघा कहाँ है, तो इस पर उसने अगले दिन तक वेट करने को कहा। फिर जब अगले दिन शाम के तकरीबन 7 बजे तो वही शख्स आया
और मुझे एक वीडियो फुटेज दिखाते बोला, बीती रात आपकी बेटी मेघा सेंटर से भाग गई, अभी हम सब उसी की तलाश में जुटे हुए हैं। फिर वहीं जब मैंने उस सीसीटीवी फुटेज को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि मेघा जंजीरों से बंधी हुई है और वो बहुत सारे इंसानी मांस खा रही है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। उसका बड़ा सा मुंह हो गया था जिसमें से लार बहे जा रही थी। उसका काला फूला पेट देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी फट पड़ेगा। तभी वो जोर से चीखी और उसके चीखते वहां मौजूद सारे लोग अपने कान पकड़कर नीचे बैठ गए और फिर मेघा वहां से बिजली की रफ्तार से गायब हो गई। दोस्तों, इस हादसे के बाद मेघा फिर कभी नहीं मिली, पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, पर कहाँ ये तो नहीं मालूम। बाद में जब मैंने उस हरिबाग कॉलोनी के उस हॉन्टेड मकान के बारे में पता लगाया तो ये पता चला कि वो पूरी कॉलोनी एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर बसी है और कहते हैं कि जिस जगह पर वो मकान बनाया गया था उस ज़मीन में किसी ज़माने में 99 बांझ औरतों को जिंदा दफनाया गया था, जिनकी रूहों ने उस घर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो मकान भूतिया हो गया। दोस्तों, बाद में मुझे ये भी पता चला कि सेंटर के सारे डॉक्टर उस रात मेघा की उस चीख के चलते पूरी तरह से बहरे हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मुझे मेरी बेटी मेघा की आज भी बहुत याद आती है। वो आज भी जिंदा है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उसकी याद पल पल मुझे सताती रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।